सीओए की यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं और ये है कैश मेमोरी। अब इसको कैचे नहीं पढ़ते, कैशे भी नहीं पढ़ते, इसको एक्चुअली कैश पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कैश होता है। अगर मैंने भी गलत पढ़ लिया हो तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो अपन पहले मेन मेमोरी देख चुके थे, इसके रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी, इन पे जो पीवाई क्यूज आए हैं वो सब भी अपन ने देख लिए थे। देखो, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो वो ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उसका थोड़ा मीडियम मूड है तो वो फिर कैश मेमोरी से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये थोड़ा लेंदी भी है। मतलब हर टॉपिक थोड़े लेंदी है तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, बट अपन पूरा कंप्लीट करेंगे और कैश मेमोरी में से कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने को। समझ गए? सबसे पहले अपन अपना पहला टॉपिक देखते हैं कि कैश मेमोरी होती क्या है। ओके, तो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें नॉर्मल सिंपल ही पूछा है। कैश मेमोरी ही अपने को बताना है, कैश मेमोरी अपने को इसमें बताना है। बट देखो कितना घुमा फिरा के पूछा है कि हम आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं लिख कर आएंगे, क्योंकि हम उस वक्त डरे हुए होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या इतना 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, अब हम इसे करेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। डिफाइन कैश मेमोरी एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन इम्प्रूविंग सीपीयू परफॉर्मेंस। तो उसने सबसे पहले बोला है डिफाइन कैश मेमोरी। इसका मतलब कि सबसे पहले तो अपने को कैश मेमोरी क्या होती है ये बताना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी। 2-3 लाइन के अपन उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, 2 मार्क्स मिल गए इसके अपने को। अब आगे देखो, एक्सप्लेन इट्स रोल इन इम्प्रूविंग सीपीयू परफॉर्मेंस। तो ये पूछा है कि कैश मेमोरी सीपीयू को फास्ट कैसे बनाती है, ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करती है। तो अब जब अपन कैश मेमोरी एकदम टॉपिक पढ़ेंगे तो अपन ये सब भी पढ़ेंगे कि वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करती। तो इन्होंने क्या करा, ये भी पूछ लिया, जबकि जब हम कैश मेमोरी का टॉपिक पढ़ेंगे तो अपन ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें डराना है, हमें कंफ्यूज करना है, तो उन्होंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये भी अपन देख लेंगे। अब आगे क्या है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेलिटी, टेम्परल एंड स्पेशियल एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस कैश इफेक्टिवनेस। तो अब उन्होंने क्या पूछा, लोकेलिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये बताना है अपने को, और उसके कितने टाइप्स होते हैं ये बताना है, और थोड़ा एग्जाम्पल भी देंगे। और उन्होंने ये भी पूछ लिया हाउ दे इन्फ्लुएंस कैश इफेक्टिवनेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो टेम्परल और जो स्पेशियल लोकेलिटी की वजह से कैश मेमोरी और इफेक्टिव कैसे होती है। तो यहाँ एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है कि लोकेलिटी क्या है, वो ये पूछ रहा है कि लोकेलिटी की वजह से जो कैश हिट है कैसे बढ़ता है, रैम एक्सेस कैसे कम होता है, और यही इन्फ्लुएंस और कैश इफेक्टिवनेस है। तो अब ये जो लाइन था इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब ये लाइन में हम डर गए, तो हम सोचेंगे अरे यार ये तो आता ही नहीं, चलो छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना थोड़ी है। सबसे पहले अपन देखते हैं, तो अगर ये नहीं होता क्वेश्चन तो मैं तुम्हें कैश बताती तो भी मैं यही सब बताती। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है, लोकेलिटी के बारे में डिस्कस करते, तो वही इस क्वेश्चन में लिखा है, तो घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कैश मेमोरी देखते हैं। अब भूल जाओ क्वेश्चन क्या था, अब बढ़िया थ्योरी देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन बतानी है इसकी। कैश मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड memory located close to the CPU. It stores frequently accessed data and instruction to reduce the time. 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। CPU takes to fetch them from the slower main memory RAM. तो कैश मेमोरी एक स्मॉल हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU के बहुत क्लोज्ड लोकेटेड होती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी स्टोर करती है ताकि CPU को बार बार रैम में नहीं जाना पड़े, कैश में डायरेक्ट जाए तो जल्दी से उसको मिल जाए डेटा। तो इससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इतना समझ में आया कि कैश क्या होती है, मेमोरी होती है जो
स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी है जो कि सीपीयू के जस्ट पास में होती है, और उससे क्या होगा कि सीपीयू जो डेटा है, करेंटली डेटा या फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, उसको कैश में स्टोर कर देता है ताकि उसको बार बार रैम के पास नहीं जाना पड़ता, उसका पास में ही काम हो जाता है। वही अपन ने बताया कि अब इसके रोल्स क्या होते हैं सीपीयू को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, ये तो अपने को बताना पड़ेगा कैश मेमोरी समझाओगे तो सबसे पहला होता है फास्टर एक्सेस। कैश इज फास्टर देन मेन मेमोरी, सो स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा हियर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस एक्सेस टाइम। तो सीपीयू की प्रोसेसिंग ना स्पीड बहुत हाई होती है, तो इससे वो रैम में जब जब जाएगा तो वो स्लो होती जाएगी। तो अगर कैश मेमोरी ना हो तो सीपीयू को हर इंस्ट्रक्शन रैम में जाना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैश आया, ठीक है। तो कैश मेमोरी इस स्पीड गैप को कम करती है और सीपीयू को फ्रिक्वेंटली यूज डेटा तुरंत प्रोवाइड करती है। समझ रहे? तो कैश मेमोरी सीपीयू की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फास्टर एक्सेस कैश मेमोरी की स्पीड रैम से बहुत ज्यादा होती है। सीपीयू सबसे पहले कैश को चेक करता है, अगर डेटा कैश में मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश हिट बोलते हैं। तो सीपीयू को इंस्टेंटली डेटा मिल जाता है, मतलब कैश हिट हो गया, तो उससे क्या होगा कि एक्सेस टाइम कम हो जाता है। reduced latency. Instead of accessing RAM, which takes more clock cycles, the CPU checks cache first. तो latency का मतलब होता है डेटा मिलने में लगने वाला डिले। ओके, तो रैम को एक्सेस करने में ज्यादा क्लॉक साइकिल्स लगते हैं, जबकि जो कैश होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कैश मेमोरी सीपीयू का वेटिंग टाइम कम कर देती है। Increased throughput. Less time spent waiting for data means the CPU can execute more instructions per second. लिखे तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में सीपीयू कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। जब डेटा जल्दी मिलता है तो सीपीयू को कम वेट करता है वो, और वो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज होगा, ओवरऑल जो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ स्मूथ इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन, मिनिमाइजिंग स्टॉल्स। तो कैश मेमोरी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को स्मूथली चलने में हेल्प करती है, सीपीयू को बार बार डेटा का वेट नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए जो पाइपलाइन स्टॉल्स है वो कम होते हैं, तो सीपीयू की इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ लोकेलिटी, अब ये क्या होता है, कैश मेमोरी वर्क्स एफिशिएंटली ड्यू टू टू की लोकेलिटी प्रिंसिपल्स। जैसे लोकेलिटी क्या होती है, कैश मेमोरी एफिशिएंटली काम करती है क्योंकि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जनरली लोकेलिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, समझे। तो इसीलिए कैश में ये लोकेलिटी बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि कैश मेमोरी एफिशिएंटली काम करती है क्योंकि प्रोग्राम्स जो है लोकेलिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो लोकेलिटी प्रिंसिपल्स का मतलब है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ डेटा या मेमोरी लोकेशंस को बार बार या उनके आसपास एक्सेस किया जाता है। लोकेलिटी प्रिंसिपल मतलब कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो कुछ डेटा होता है या मेमोरी लोकेशंस होती है उनको बार बार हम लोग या उनके आसपास में एक्सेस करते हैं। तो ये जो होती है मेनली दो टाइप की होती है। टेम्परल लोकेलिटी क्या होती है, सबसे ये टाइम बेस्ड लोकेलिटी होती है। इफ अ पीस ऑफ डेटा इज एक्सेस्ड वंस इट इज लाइकली टू बी एक्सेस्ड अगेन सून। अगर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन एक बार एक्सेस हुआ है तो उसके जल्दी ही दोबारा एक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो कैश है उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो लोकेलिटी मैंने क्या बोली थी, जब नहीं समझ में आया होगा ना, तो लोकेलिटी का मतलब ही होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ डेटा या मेमोरी लोकेशंस को बार बार या उनके आसपास एक्सेस करते, बार बार एक्सेस करते। तो यही टेम्परल लोकेलिटी में क्या होता है कि अगर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन एक बार एक्सेस हुआ है तो उसको जल्दी ही दोबारा एक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए कैश उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है।
जैसे एक एग्जाम्पल हमें बताना है तो ये है लूप वेरिएबल और रिसेंटली कॉल्ड फंक्शन विल लाइकली बी रीयूज्ड। हम कोडिंग करते हैं तो एक लूप का एग्जाम्पल देते हैं कि इस लूप में जो वेरिएबल है वो अपन लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल टू 1, फिर i लेस देन इक्वल टू 100, फिर i प्लस प्लस। ये लूप अगर हम चलाते हैं तो अपना जो i होता है उसको बार बार यूज किया जाता है, जब तक 100 टाइम कंप्लीट नहीं होते i प्रिंट होता रहता है। इसका मतलब यही हुआ। तो i बार बार एक्सेस होगा तो जो कैश जो है वो वेरिएबल i को अपने अंदर स्टोर रखती है, मतलब वो बार बार एक्सेस होता है। तो इन्फ्लुएंस ऑन कैश इफेक्टिवनेस, मतलब इससे इफेक्ट क्या होता है कैश पे। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टेज इन कैश रिड्यूसिंग रिपीटेड रैम एक्सेस। तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो है वो क्या होगा, फिर कैश में अवेलेबल रहता है। सीपीयू को बार बार इसमें रैम में जाना नहीं पड़ता, कैश हिट बढ़ता है इससे और एक्सेस टाइम कम होता है और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। समझ गए। अब आता है स्पेशियल लोकेलिटी। अब ये क्या होती है, इफ अ मेमोरी लोकेशन इज एक्सेस्ड नियर बाय मेमोरी लोकेशन आर लाइकली टू बी एक्सेस्ड सून। तो अगर एक मेमोरी लोकेशन एक्सेस नहीं होती है तो उसके नियर बाय मेमोरी लोकेशंस भी जल्दी एक्सेस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए क्या होता है, कैश एक डेटा के साथ उसके जो पास वाला डेटा है वो भी लोड कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जांपल एक्सेस हुई, उसके जो आसपास लोकेशन है उनको भी अपन एक्सेस कर देते हैं, उनको एक्सेस करा जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर एक एग्जांपल दूं मैं, एरे एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे सिक्वेंशियली। तो अगर सीपीयू ने इंडेक्स 0 एक्सेस किया तो नेक्स्ट वो इंडेक्स 1, 2, 3 ये सब भी एक्सेस होंगे। तो कैश क्या करता है, पूरा ब्लॉक को ही लोड कर लेता है। अब इसमें क्या इफेक्ट आएगा कैश पर, कैश लोड्स ब्लॉक्स ऑफ डेटा नॉट जस्ट वन वर्ड, सो नियर बाय डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो नियर बाय डेटा पहले से ही कैश में अवेलेबल होता है, रैम का जो एक्सेस है वो कम हो जाता है और कैश हिट रेशियो जो है वो बढ़ता है। तो सीपीयू जो है फास्टर एग्जीक्यूट करता है ना। तो टेम्परल लोकेलिटी में क्या होता है, वो टाइम बेस्ड वाली होती है और जो स्पेशल लोकेलिटी होती है वो लोकेशन बेस्ड वाली होती है। इसमें क्या होता है टेम्परल में कि सेम डेटा जो है दोबारा यूज होता है और स्पेशल में जो है नियर बाय डेटा यूज होता है। तो टेम्परल में क्या कर रहे थे हम लोग, वो आई वाला वेरिएबल है उसको बार बार अपन एक्सेस कर रहे थे, वो एक ही डेटा था। और स्पेशल में क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा जो डेटा था उसके आसपास की जो लोकेशंस पे डेटा रखा है हम उन्हें भी एक्सेस कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल समझ में आ गए, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी और इफेक्टिवनेस ऑन कैशे जो लिखा हुआ था वो यही है कि इस पे कैश का क्या इफेक्ट होता है इनकी वजह से। तो ये हम जब कैश मेमोरी समझाएंगे तो ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा ये सब चीजें। अब आती है मेन पार्ट, डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में क्या है, ये अपना कैश बेसिक स्ट्रक्चर है कैश का, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं है। तो ये मेरा कैश टैग मेमोरी डायरेक्टरी। तो सबसे पहले सुनो, कैश जो है सीपीयू जो है सबसे पहले एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स को भेजता है। फिर जो कैश टैग मेमोरी डायरेक्टरी है ये क्या करती है, चेक करती है कि रिक्वायर्ड डेटा कैश में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर डेटा मिल जाता है तो क्या होता है, कैश हिट हो जाता है। तो फिर वो जाता है कैश डेटा मेमोरी में, तो वहां से सीपीयू को डेटा मिल जाता है। अगर डेटा नहीं मिलता है तो फिर कैश मिस होता है, तो डेटा मेन मेमोरी या रैम से फेच किया जाता है और ये फ्यूचर के लिए कैश में भी स्टोर कर दिया जाता है। तो ये कैश है। सबसे पहले हमारे सीपीयू को अगर कोई कुछ चाहिए तो सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स में कैश को भेजता है और फिर यहाँ पे देखते हैं अपन कि रिक्वायर्ड डेटा कैश में प्रेजेंट है या नहीं। अगर हिट हो जाता है तो फिर अंदर देखते हैं कैश के, नहीं हो तो मिस हो गया, फिर आगे देखा जाएगा। तो ये डायग्राम बना के आ जाना, क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी में डायग्राम बनाना और प्रॉपर इस तरह से लिखना तो ही फुल मार्क्स मिलेगा।
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो ये बार बार कैश हिट कैश मिस हो रहा था, ये सब क्या होता है, क्योंकि इन पर भी डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ जाती है, तो इसीलिए अपने को अपन ये भी अच्छे से करेंगे। तो कैश हिट, मैंने क्या बोला था, अगर कैश में डेटा मिल जाता है तो कैश हिट हो जाता है, अगर कैश में डेटा नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, कैश मिस होता है। तो कैश हिट क्या है, अ कैश हिट अकर्स व्हेन द डेटा रिक्वेस्टेड बाय द सीपीयू इज फाउंड इन द कैश मेमोरी। कैश हिट तब होता है जब सीपीयू को जो डेटा चाहिए होता है वो कैश मेमोरी में मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सीपीयू को मेन मेमोरी में नहीं जाना पड़ता। तो इसमें क्या होता है कि सीपीयू जो है डेटा रिक्वेस्ट करता है, फिर कैश चेक होती है, डेटा कैश में मिल जाता है तो कैश हिट हो जाता है, फिर डेटा जो है डायरेक्टली सीपीयू को मिल जाता है। अब इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, सीपीयू फास्ट एग्जीक्यूट करता है और सिस्टम परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। तो एक एग्जांपल बता देना, इफ द सीपीयू आस्क फॉर डेटा एट एड्रेस एक्स एट इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन कैश देन कैश हिट। तो अगर सीपीयू को एड्रेस एक्स का डेटा चाहिए और वो कैश में पहले से ही स्टोर्ड है तो कैश हिट हो जाएगा, समझिए। अब कैश मिस क्या होगा फिर, a cache miss occurs when the data requested by the CPU is not available in the cache. In this case, the data must be fetched from main memory. तो कैश मिस तब होता है जब सीपीयू को रिक्वायर्ड डेटा कैश में नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन में सीपीयू को जो मेन मेमोरी रैम से डेटा फेच करना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, अगर जब सीपीयू डेटा रिक्वेस्ट करता है फिर कैश चेक होती है, अगर डेटा फिर कैश में नहीं मिलता तो रैम से डेटा फेच होता है और फ्यूचर यूज के लिए कैश में भी स्टोर कर दिया जाता है, समझ गए। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, इससे एक्सेस टाइम बढ़ जाता है, सीपीयू को वेट करना पड़ता है और परफॉर्मेंस फिर रिड्यूस होती है। अब कुछ टाइप्स होते हैं कैश मिस के। कंपल्सरी मिस, फर्स्ट टाइम एक्सेस, जब कोई डेटा पहली बार एक्सेस किया जाता है तो वो कैश में पहले से नहीं होता, तो इसलिए कैश मिस होता है। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम जो है पहली बार रन हुआ है तो वो कैश में नहीं होगा, एक बार में नहीं आता है। कैपेसिटी मिस, कैश टू स्मॉल टू होल्ड ऑल डेटा, तो जब कैश की साइज छोटी होती है और सारा रिक्वायर्ड डेटा उसमें स्टोर नहीं हो पाता तो पुराना डेटा आपको रिमूव करना पड़ता है, बाद में वही डेटा दोबारा चाहिए होता है तो फिर क्या होता है, कैश मिस हो जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है, कंप्लीट फॉर द सेम कैश लाइन इन डायरेक्ट मैप्ड कैश। तो ये जो है डायरेक्ट मैप कैश में होता है, अपन मैपिंग भी देखेंगे। जब दो या दो से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक्स जो है सेम कैश लाइन को यूज करना चाहते हैं तो एक ब्लॉक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो बाद में अगर तुम्हें पहला ब्लॉक फिर चाहिए होता है तो क्या होता है, अब कैश मिस हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो सेम ही कैश लाइन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को रिप्लेस कर दे। तो अगर कभी मुझे पुराना वाला ब्लॉक चाहिए तो वो गायब हो जाएगा, तो कैश मिस हो जाएगा। अब ये कैश मिस हो गया। अब बात आती है कैश कोहेरेंसी और कैश कोहेरेंस, ये क्या होता है, तो कैश कोहेरेंसी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल कैशेस इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो कैश कोहेरेंसी का मतलब है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सभी प्रोसेसर्स की कैश में सेम शेयर डेटा का लेटेस्ट या अपडेटेड वैल्यू अवेलेबल रहे। मतलब कि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं उनमें जितने भी प्रोसेसर्स हैं उन सब में कैशे का जो भी सेम शेयर डेटा लेटेस्ट डेटा है वो मुझे मिल जाए। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हर प्रोसेसर की अपनी कैश होती है। अगर एक प्रोसेसर किसी शेयर डेटा को अपडेट करे और दूसरे प्रोसेसर्स की कैश में पुराना वैल्यू हो तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैश कोहेरेंसी इंश्योर करते हैं कि सभी की जो कैशेस हैं उनमें लेटेस्ट ही डेटा हो और सेम डेटा हो।
मतलब जितने भी मल्टी प्रोसेसर हो उन सब में सेम डेटा हो और लेटेस्ट डेटा हो। जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं तो प्रोसेसर P1 और P2 दोनों को कैश में वेरिएबल जो है x इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो P1 ने x को अपडेट करके 20 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो कैश कोहेरेंसी का प्रोटोकॉल इंश्योर करेगा कि अगर उसने अपडेट करा है तो तुम भी अपडेट करो, तो P2 की कैशे में भी x इक्वल टू 10 अपडेट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो एडवांटेज क्या हुआ फिर इसका कि डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं आते हैं फिर, और जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है वो रिलायबल बनता है। समझ गए? तो कैश कोहेरेंसी क्या होती है, अगर मल्टी प्रोसेसर है तो उन सब में ही सेम कैश का डेटा हो, यही बता रहे हैं। समझ गए? अब हिट रेशियो क्या होता है? Hit ratio is the ratio of the number of times required data is found in cache memory to the total number of memory access. तो हिट रेशियो बताता है कि सीपीयू ने जितनी मेमोरी रिक्वेस्ट की उनमें से कितनी बार डेटा कैश मेमोरी में ही मिल गया। मतलब ये कैश की एफिशिएंसी को इंश्योर कर कि मैंने जितनी बार भी मेरे को डेटा चाहिए और वो कैश में मिला, तो मेरा रेशियो बताएगा कि वो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बार मेरे को डेटा चाहिए था और मेरे को 90 बार कैश में वो मिल गया, तो मेजर करेगा कि मेरा कैश कितना अच्छा है कितना बुरा है ये सब। तो हिट रेशियो कैसे निकालते? नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल मेमोरी एक्सेस। अब इसका फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, फॉर्मूला देख लेना, ये लिख कर आना। तो H इक्वल टू फिर बड़ा वाला कैपिटल H अपॉन H प्लस M। तो H मतलब नंबर ऑफ हिट्स और M मतलब नंबर ऑफ मिसेस। तो a higher hit ratio means better cache performance। जितना ज्यादा हिट रेशियो होगा उतनी ज्यादा अच्छी मेरे कैश की परफॉर्मेंस होगी। अगर हिट रेशियो ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? कैश की परफॉर्मेंस बेटर होगी, रैम एक्सेस कम होगा, सीपीयू भी फास्ट चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी एक्सेस मैंने 100 टाइम्स करा है, उसमें 90 बार मेरे हिट हुए हैं और 10 बार मिस हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर 90 आ जाएगा और इधर 90 प्लस 10 आ जाएगा। तो 90 अपॉन 100 कितना होता है? 90%। मतलब 90% रिक्वेस्ट जो है कैश से ही कंप्लीट हो गई। 100 में से 90% जो है मतलब मेरा कैश की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब बात आती है एवरेज एक्सेस टाइम की। तो एवरेज एक्सेस टाइम इज द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम कैश एंड मेन मेमोरी। तो एवरेज टाइम है ये जो सीपीयू को डेटा एक्सेस करने में लगता है। इसमें जो कैश हिट है और कैश मिस है दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? AAT इक्वल टू T प्लस 1 माइनस H इंटू T, और ये M क्या है? तो कैश का एक्सेस टाइम है ये, और ये क्या है? मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है, और ये हिट रेशियो। जब इसे सॉल्व करोगे अगर हिट रेशियो ज्यादा होगा तो सीपीयू को ज्यादातर डेटा कैश से ही मिल जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा? एवरेज टाइम जो है कम होगा। अगर और सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पीड जो है इम्प्रूव होगी। मतलब कि हिट रेशियो वाला ज्यादा होना चाहिए तो मेरा कैश अच्छा है, और एवरेज एक्सेस टाइम कम होना चाहिए तो मेरा कैश अच्छा है। तो ये कहने का मतलब है। ये सब बता देना थ्योरी। तो एवरेज और ये फॉर्मूलेस याद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देखो मैं तो पेपर बना नहीं रही हूँ, कुछ भी बन सकता है पेपर, तो ठीक है। और ये सब टर्म्स पे शॉर्ट नोट्स भी आई हैं, आ भी सकती है, कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छे से कर लेना ये सब। अब अपन आगे देखते हैं क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स एंड अपन ने हिट रेशियो और जो भी कैश मिस एवरेज टाइम ये सब अपन ने देख लिया था। अब अपन देखेंगे कि कैश कितने टाइप्स के होते हैं। अगर सिर्फ एक ही कैश बना देते, हमें क्या चाहिए कैश में कि उसकी स्पीड फास्ट हो और वो थोड़ी बड़ी हो ताकि स्पेस भी ज्यादा हो, तो ये दोनों एक साथ काम करना एक्सपेंसिव हो जाएगा बहुत। तो इंजीनियर्स ने क्या करा? कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने क्या करा? 3 लेवल्स में इसको बना दिया, L1, L2, L3
जितना नीचे जाओगे उतना ही आपका साइज बढ़ेगा, स्पीड कम होगी, साइज बढ़ेगा बट स्पीड कम होगी, और नीचे जाते जाते कॉस्ट भी कम होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब L1 लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश और लेवल 3 कैश, ये 3 तरह से क्लासिफाई हो गया। अब लेवल 1 कैश क्या होता है? Level 1 cache is the primary cache memory located inside each CPU core. It is the smallest and fastest cache. तो सबसे पहले CPU की जगह देखता है। L1 कैश, इसीलिए इसे प्राइमरी कैश भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये CPU के अंदर ही होती है। मतलब CPU के पास में जो सबसे पास में लोकेट होता है वो होता है अपना L1 कैश। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये सबसे पहले CPU के कोर प्रोसेसर में ही होता है ये, ठीक है। फास्टेस्ट होता है क्योंकि CPU के बहुत ही क्लोज है, और डिस्टेंस कम है इसका, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्पीड भी इसकी तेज होती है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 32 KB से 128 KB पर कोर। फास्ट मेमोरी बनाना ना एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए साइज बहुत छोटा रखते हैं। ये 32 KB, 64 KB या 128 KB। और हर जितने टोटल ना अगर प्रोसेसर है तो उसमें 4 कोर्स हैं, कोर 1, कोर 2, कोर 3। तो जितने भी कोर्स हैं उन सब में L1 होता है। हर कोर की अलग L1 कैश होती है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती है। अब इसका एडवांटेज क्या है? वेरी लो एक्सेस। CPU को जो डेटा है वो सबसे जल्दी मिल जाता है, ये बता देना। हाई CPU परफॉर्मेंस रिड्यूसेस प्रोसेसर वेटिंग टाइम, ये सब बता देना। अब L1 कैश क्या होता है? सॉरी, L2 कैश मतलब लेवल 2 कैश। सेकेंडरी कैश मेमोरी होती है, लार्जर होती है L1 से, पर L1 के कंपैरिजन में स्लोअर होती है। अब मान लो CPU, अगर अपने को डेटा देखना तो CPU सबसे पहले L1 में देखेगा, नहीं मिला तो L2 में देखेगा, तो अब वो L2 में देखने आएगा। अब जो ये L1 से थोड़ी सी दूर होती है, इसीलिए जो इसकी स्पीड है वो कम होगी, पर ये L1 से बड़ी होगी। इसका साइज कितना होगा? 256 KB से 2 MB। तो कैपेसिटी सब में लिख कर आना है, ये तो एग्जामिनर देखेगा ही देखेगा कि इसकी कैपेसिटी क्या लिखी है। जो डेटा L1 में नहीं मिला वो L2 में सर्च होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैकअप बोलते हैं इसे, बैकअप कैश, ठीक है, बैकअप ऑफ L1। अब इसका एडवांटेज क्या है? लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन L1, यही इम्प्रूव कैश हिट रेशियो। अगर L1 में नहीं होगा तो वो L2 में मिल जाएगा, मतलब है तो कैश ही L1, L2, L3, तो अपना कैश रेशियो अच्छा होगा, इससे ज्यादा होगा। रिड्यूसेस रैम एक्सेस, मतलब रैम में जाना नहीं पड़ेगा, जल्दी से अपना कैश में ही काम हो जाएगा। अब आता है लेवल 3 कैश। Level 3 is the largest cache memory and is generally shared among all CPU cores. अगर L2 में भी डेटा नहीं मिला तो CPU क्या करेगा? देखो, सबसे पहले CPU L1 में देखेगा, उसमें नहीं मिला, L2 में देखेगा, उसमें भी नहीं मिला, तो L3 में देखेगा। और ये इसका साइज क्या होता है? सबसे बड़ी होती है। कितने MB की होती है? 4 MB से 64 MB तक होती है, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो है कि L1 से स्लो है और L2 से भी स्लो है, लेकिन जो रैम है उससे फास्ट होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि L1 और L2 जो है हर कोर की अलग होती है। ये बात ध्यान रखना, L1 और L2 हर कोर की अलग होती है, लेकिन L1 जो है उसको सब मिलकर यूज करते हैं। तो ये सबकी एक कॉमन कैश होती है, इसे बता देना। इम्प्रूव्स मल्टी कोर प्रोसेसर परफॉर्मेंस, रिड्यूसेस मेमोरी ट्रैफिक, इंक्रीजेस ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी, ये सब इसके एडवांटेजेस है। अब वही अब एक ऐसा थोड़ा सा बना देना ब्लॉक डायग्राम, जैसे कि CPU पहले L1 में देखेगा, उसमें भी नहीं मिला, L2 में देखेगा, उसमें भी नहीं मिला, L3 में देखेगा। अगर कहीं भी नहीं मिला तो फिर वो रैम में जाएगा। तो ये डायग्राम समझा देना, बस यही था अपना टाइप्स ऑफ कैश। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश मैपिंग टेक्निक्स। अगर एग्जामिनर को लगेगा कि अब हम थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में इस यूनिट से, तो वो कैश मैपिंग टेक्निक्स पूछ सकता है। LRU एल्गोरिथम्स, सॉरी, कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पूछ सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, ये सब पूछ सकते हैं।
तो ये टॉपिक अपन अच्छे से देखेंगे। अब कैश मैपिंग टेक्निक्स का क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको उसमें क्या क्या लिखना है, कैश मैपिंग क्या होती है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है और कितनी टेक्निक्स होती हैं, और हर टेक्निक का वर्किंग डायग्राम और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब बताने हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पहले तो ये समझो कि कैश मैपिंग के सबसे पहले हुआ क्या कि ऐसे क्या जरूरत पड़ गई अपने को इस पर्टिकुलर चीज की। जैसे मेन मेमोरी में ना हर अपना ना ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है इसीलिए। तो मेन मेमोरी में अगर 10,000 ब्लॉक्स है, बट जो कैश मेमोरी है उसमें सिर्फ 100 ही ब्लॉक्स की जगह है। तो क्वेश्चन ये है कि मेन मेमोरी का ब्लॉक कैश में कहाँ स्टोर होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैश मैपिंग यूज होती है, क्योंकि मेन मेमोरी में 10,000 है और कैश में तो सिर्फ 100 ही ब्लॉक्स की जगह। तो अब क्या करेंगे कि अब ए वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, बी कहाँ जाएगा, सी कहाँ जाएगा, अब ये डिसाइड करने का काम का प्रोसेस ही कैश मैपिंग होता है। ठीक है, तो कैश मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेयर अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी विल बी स्टोर्ड इन कैश मेमोरी। तो कैश मैपिंग एक प्रोसेस है जो डिसाइड करती है कि मेन मेमोरी का डेटा कैश मेमोरी के किस लोकेशन पे स्टोर होगा। समझ में आ गया? जब डेटा रैम से कैश में आता है तो उसको कैश में किस जगह रखना है, उसी को अपन मैपिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो कैश मैपिंग क्या होती है, 3 टाइप्स में होती है, एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं। Associative mapping is the fastest and most flexible cache mapping technique in which any block of main memory can be stored in any location of cache memory. Main memory का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है ना मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड फास्ट होती है, इसीलिए से फास्ट बोलते हैं और फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो एसोसिएटिव मैपिंग में ना कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं होता, मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक आप कैश में कोई से भी ब्लॉक में उठा के रख सकते हो। कि मान लो अगर कैश में सिर्फ 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और मेमोरी में कितने ब्लॉक्स है, A B C D E F G H, इतने सारे। तो अब एसोसिएटिव मेमोरी में कोई भी रूल नहीं है, तो डेटा ऐसे भी स्टोर कर सकते हो कि ब्लॉक 0 में F रख दिया, ब्लॉक 1 में A रख दिया, मतलब ब्लॉक्स तो उतने ही रहेंगे 4 ही, बट आप जो डेटा है जो रैम में जो भी है ABCDF, उनको वो 4 लेके उनमें रख सकते हो। तो किसी भी सीक्वेंस में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी मेन मेमोरी ब्लॉक कैश के किसी भी ब्लॉक में आ गया, तो इसीलिए इसको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बोलते हैं। बाकी पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम भी सबके बना के आने, ये सब प्रॉपर अपन डायग्राम में देखेंगे, सब थ्योरी है। तो ये है अपना डायग्राम इसका एसोसिएटिव मैपिंग का। तो देखो ये डायग्राम बढ़िया बना के आना है सब। अब क्या होता है कि सीपीयू को एड्रेस, मान लो ये एड्रेस है, ये अपना एड्रेस है 2 2 3 4 5 का डेटा चाहिए अपने सीपीयू को, वो मांग रहा है डेटा। तो हम देखते हैं कि डेटा सीपीयू तक कैसे पहुंचता है। मैं ये बताऊंगी कि डेटा जो है वो सीपीयू तक कैसे पहुंचेगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि सीपीयू जो है एड्रेस जनरेट करता है। सबसे पहले सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए सीपीयू जो है एक 15 बिट का एड्रेस जनरेट करता है। जैसे इसने 2 2 3 4 5 किया, ये वही एड्रेस है जहां से सीपीयू डेटा लेना चाहता है, इस एड्रेस से। अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं। इस एड्रेस से सीपीयू को डेटा लेना है। तो अब क्या होगा, एड्रेस जो है आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। मतलब अब आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में ये 2 2 3 4 5 स्टोर हो गया है। अब आर्ग्यूमेंट रजिस्टर क्या है, एक टेम्पररी रजिस्टर है जो एड्रेस को होल्ड करता है। अब क्या होगा, स्टेप 3 में एसोसिएटिव कैश एड्रेस कंपेयर करती है। अब आर्ग्यूमेंट रजिस्टर का एड्रेस कैश के सभी स्टोर्ड एड्रेसेस के साथ कंपेयर होता है। अब जैसे कैश के अंदर एड्रेस और डेटा है, तो सबसे पहले एड्रेस कंपेयर होगा। जो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर का एड्रेस है वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाके देखेगा, इधर भी जाके देखेगा, इधर भी जाके देखेगा। तो 2 2 3 4 5 और 0 1 0 0 सेम हो रहे, नहीं हो रहे। 2 2 3 4 5 और 0 2 7 7 सेम हो रहे, नहीं हो रहे। इधर सेम हो जाएगा। तो अब क्या होगा,
यही एसोसिएटिव मैपिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि सारे, अब मैंने तो एक एक करके बताया, बट यहाँ पे ये जो एक एक करने वाली प्रोसेस है ये सब साथ में होती है। मतलब जब इसका कंपैरिजन चल रहा होगा तब इसका भी होगा और इसका भी होगा, सबका कंपैरिजन एक साथ होगा। तो सारे एड्रेसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे कंपेयर होते हैं, तो इसी वजह से इसे हम लोग फास्टेस्ट मैपिंग टेक्निक बोलते हैं। अगर मिल गया है ना, तो मुझे 2 to 3 4 5 यहाँ पे मिल गया तो कैश हिट हो गया, तो उसके सामने जो डेटा है वो उधर जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 जो डेटा है ये डायरेक्ट सीपीयू को भेज दिया जाता है, तो इससे कैश हिट होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, इससे सीपीयू को रैम में नहीं जाना पड़ता, डेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी हमें मिल जाता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगर मैच नहीं मिला, मतलब ये सारे एड्रेसेस जो एक आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में जो एड्रेस मैंने डाला था वो सब यहाँ पे कंपेयर करा और मैच ही नहीं हुआ, तो अब क्या होगा कि कैश में वो एड्रेस नहीं है, कोई मैच नहीं मिला, तो अब सीपीयू मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब रैम में जाएगा, फिर रैम से फेच करेगा, फिर उसका एड्रेस प्लस डेटा को फ्यूचर यूज के लिए कैश में भी स्टोर कर देगा, बट इसको कैश मिस कहते हैं। अगर जैसे कैश फुल हो जाए, मान लो कि कैश ऑलरेडी फुल है, अब नया डेटा मतलब ABCD है, 4 ब्लॉक का है ABCD, ठीक है। अब नया डेटा ई स्टोर करना है और जगह नहीं है, तो किसी पुराने ब्लॉक को रिमूव करना पड़ेगा। कौन सा ब्लॉक रिमूव होगा, ये सब जो कॉन्सेप्ट है कि कैश फुल हो गया, कौन सा ब्लॉक रिमूव करना, तो ये पूरा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एक अच्छा टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें अपन देखेंगे, तो वो अभी काम का नहीं है, बट पीछे का सब समझ में आ गया ना, कैसे क्या होता है, ये जनरेट करता है, फिर आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में जाता है एड्रेस, फिर वो सारे कंपेयर होता है साइमल्टेनियसली, मिल जाता है तो कैश हिट और डेटा सीपीयू को दे देते, नहीं मिलता है तो फिर वो यहाँ पे देखते हैं मेन मेमोरी में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरी वही कैश की थ्योरी है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक काम करना। हो गया ये, और ये भी ले लो। देखो कैश हिट अगर नहीं मिलता है तो कैश मिस का बता दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, फास्टेस्ट कैश मैपिंग टेक्निक है ना। एसोसिएटिव मैपिंग में सीपीयू का एड्रेस कैश के सभी एड्रेसेस से एक ही टाइम पे कंपेयर हो जाता है, तो इसलिए डेटा भी बहुत जल्दी मिल जाता है। फ्लेक्सिबल है बहुत, मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में स्टोर हो सकता है, और कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती, किसी लोकेशन में तुम्हें जाना है तुम कहीं भी रह लो। एनी मेमोरी ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड इन एनी कैश लोकेशन, यही मैंने बताया। अब इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और मेरा जो कैश हिट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। बट इसका डिसएडवांटेज सुन लेना, हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सर्किट डिजाइन इसमें डिफिकल्ट हो जाता है और ये कॉस्टली भी होता है, और जो लार्ज कैश होता है ना उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर कैश बहुत बड़ी हो तो हर एड्रेस को एक साथ कंपेयर करने के लिए बहुत सारे जो है कंपैरेटर्स लगेंगे, तो इसलिए हार्डवेयर और कॉस्ट दोनों बहुत बढ़ जाती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका डायग्राम है, ये बनाकर आना है एग्जाम में। अब आता है डायरेक्ट मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग क्या है, सबसे पहले तो सोचो कि तुम्हारे हॉस्टल में ना 100 स्टूडेंट्स है, मतलब वो मेन मेमोरी ब्लॉक्स है, और सिर्फ 10 रूम्स जो है वो कैश ब्लॉक्स हैं। अब वार्डन बोलता है कि हर स्टूडेंट का रूम पहले से ही फिक्स्ड है, मतलब तुम्हारा रूम जो है रूम नंबर 101 है, दूसरे स्टूडेंट का 102 है, ऐसे कर करके रूम सबको दे दिए। यानी स्टूडेंट जो है अपनी मर्जी से किसी भी रूम में नहीं जा सकता, उसको जो रूम मिला है वो उसी में रहेगा। तो यही जो है डायरेक्ट मैपिंग है, मतलब बस जो रूम स्टूडेंट के लिए फिक्स्ड है उसी में उसे जाना पड़ेगा, और उसी को डायरेक्ट मैपिंग बोलते हैं। तो डायरेक्ट मैपिंग is a cache mapping technique in which each block of main memory is mapped to one fixed location cache line in cache memory. तो डायरेक्ट मैपिंग एक कैश मैपिंग टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी का हर ब्लॉक सिर्फ एक फिक्स्ड कैश ब्लॉक में ही स्टोर हो सकता है, यानी हर मेमोरी ब्लॉक की कैश लोकेशन पहले से ही डिसाइड होती है।
तो एक मेन मेमोरी के लिए सिर्फ एक ही कैश ब्लॉक फिक्स्ड होता है। तो जो डायरेक्ट मेमोरी होती है, सॉरी डायरेक्ट मैपिंग में कैश ब्लॉक निकालने के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। तो कैश ब्लॉक इक्वल टू मेन मेमोरी ब्लॉक मोड और मॉड्यूलस मॉड नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स। तो ये सब मत लिखना, ठीक है, कोई ना, थ्योरी बता देना फिलहाल तो। हाँ, बट न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो न्यूमेरिकल्स में करवा दो। अब अपन इसके डायग्राम देखेंगे, तो इसमें दो डायग्राम है, एड्रेसिंग रिलेशंस बिटवीन कैश मेन एंड कैश मेमोरीज, और एक है अपना डायरेक्ट मैपिंग कैश ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अपन इसमें पहला डायग्राम देखते हैं। तो सीपीयू को अगर डेटा चाहिए तो वो एड्रेस जनरेट करता है। जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है तो वही मतलब 15 बिट का वो एड्रेस जनरेट करता है। तो जैसे अगर उसने जनरेट करा है 0200 अपना एड्रेस हो, तो ये एड्रेस बताता है कि मेन मेमोरी के किस लोकेशन से डेटा लेना है। तो एड्रेस को ना फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 9 बिट्स में और 6 बिट्स में। तो उसे डिवाइड कर दिया तो टैग 6 बिट्स का होगा और इंडेक्स 9 बिट्स का होगा। अब टैग और इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स का काम होता है सिर्फ कैश की लाइन सिलेक्ट करता है। मतलब अगर इंडेक्स है तो उसने सिलेक्ट करा 00, तो ये कैश लाइन 00 पे आगे काम होगा। और टैग का काम क्या होता है? टैग वेरीफाई करता है कि उस लाइन में वही ब्लॉक है कि नहीं है। तुमने जो लाइन सिलेक्ट करी है उसमें वही ब्लॉक होगा कि नहीं होगा। फिर मेन मेमोरी में आता है। अब मेन मेमोरी में 32K इंटू 12, तो इसका मतलब है कि टोटल जो है ये 32K वर्ड्स है और हर वर्ड 12 बिट्स का है। तो इसीलिए मेन मेमोरी का एड्रेस 15 बिट्स का होता है। अब कैश मेमोरी में गए तो ये कैश मेमोरी क्या है? 512 इंटू 12, तो कैश में सिर्फ 512 लाइन्स है और हर बिट जो है 12 बिट का, सॉरी हर लाइन जो है वो 12 बिट का डेटा स्टोर करती है। तो इसीलिए कैश को सिर्फ कितना इंडेक्स चाहिए? 9 बिट्स का ही, सॉरी 9 बिट का ही इंडेक्स चाहिए। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? सीपीयू ने फॉर एग्जांपल एड्रेस जनरेट कर दिया, तो टैग क्या करेगा? उसने क्या एड्रेस जनरेट करा ये देखना। तो जो सीपीयू है वो 15 बिट का एड्रेस जनरेट करता है, तो उसने जनरेट करा 02000, तो 16 बिट का है। तो टैग जो है वो 2 डिजिट ले लेगा और इंडेक्स में 3 आते हैं, समझ गए? तो सीपीयू सबसे पहले सीपीयू इंडेक्स देखेगा, तो उसने देखा कि इंडेक्स में क्या है? 000 है, तो वो कैश लाइन 00 पे जाएगा। अब वो कैश लाइन 000 का टैग कंपेयर होगा। मतलब जो कैश टैग है वो क्या होगा? 02 होगा। तो उसने कंपेयर करा, तो अगर कैश टैग इक्वल टू 02 ही मिला तो मतलब कैश हिट हो गया। अगर कैश टैग इज नॉट इक्वल टू 02 हुआ तो वो कैश मिस हो गया और वो फिर मेन मेमोरी से डेटा आएगा। एक तो ये समझा देना जितना मैंने बोला है, और फिर ये डायग्राम में अपने को बना के ही आना है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो। तो सबसे पहले ना ये समझो कि डायग्राम से दिखाना क्या चाह रहे हैं कि मेन मेमोरी का डेटा कैश मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो मेन मेमोरी का जो टेबल है, इसका मतलब क्या है कि इस मेमोरी एड्रेस पर ये मेमोरी डेटा स्टोर है। समझ में आ गया? इस मेमोरी एड्रेस पर ये डेटा स्टोर है। और कैश मेमोरी टेबल में क्या बता रहा है? वो ये इंडेक्स है और ये टैग है और इस पे ये डेटा स्टोर है। तो इंडेक्स क्या बताता है? कैश की कौन सी लाइन है, तो वो है 000। और टैग क्या बताता है कि ये डेटा मेन मेमोरी के किस ब्लॉक का है। ये जो डेटा है कि मेन मेमोरी के किस ब्लॉक का है, ये टैग बताता है। तो मतलब ये डेटा उस एड्रेस का है जिसका टैग जो है 00 है। अब फिर ये डेटा जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो वही सीपीयू यूज करेगा। सबसे पहले तो सीपीयू ने एड्रेस मांगा, उसने एड्रेस मांगा 00000, तो एड्रेस डिवाइड हुआ। पता है कैसे डिवाइड होता है? इंडेक्स एड्रेस में ये 00 आ जाएंगे, टैग में ये 00 आ जाएगा। तो सीपीयू पहले इंडेक्स को देखेगा,
सीपीयू सीधा कैश की लाइन 000 मतलब वही उस पे गया आ गया। अब ध्यान देना, सीपीयू पहले टैग नहीं देखता, पहले इंडेक्स से लाइन चूज करता है। तो अब सीपीयू उस लाइन में स्टोर टैग को देखेगा, पहले इंडेक्स देखेगा फिर टैग देखेगा। अब सीपीयू के एड्रेस का टैग भी 00 है, तो ये कंपेयर हो गया। एक बार फिर से ये डायरेक्ट मैपिंग कैश ऑर्गेनाइजेशन वाला बोलूंगी, ठीक है। तो ये सेकेंड डायग्राम है और ये दोनों डायग्राम अपने को इसमें बना के आना है। तो सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हो आप, मेन मेमोरी देख रहे हो और कैश मेमोरी बता रहे हैं। तो मेन मेमोरी को का जो डेटा है वो कैश मेमोरी में कैसे स्टोर होता है ये बता रहे हैं हम। तो मेन मेमोरी की टेबल है ये, जिसमें ये मेमोरी का एड्रेस है और ये मेमोरी डेटा है। और कैश मेमोरी की टेबल में इंडेक्स एड्रेस है, ये 000 टैग है और डेटा है अपना। तो इंडेक्स एड्रेस कैसे लिखते हैं ये अपन ने देख रहा था, टैग कितना कैसे होता है ये हमें पता है। तो इंडेक्स क्या बताता है, ये कैश की कौन सी लाइन है ना। तो 00 एक लाइन होगी, फिर आगे ऐसे करके 001 होगी, ऐसे ऐसे अपनी लाइन चलती रहती है। फिर टैग क्या है, टैग बताते हैं कि ये डेटा मेन मेमोरी के किस ब्लॉक का है। तो ये डेटा उस एड्रेस का है जिसका टैग जो है 00 है। डेटा का क्या है, अपनी एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये ही तो सीपीयू एक्चुअली चाहता है। तो सबसे पहले क्या होगा स्टेप 1 में कि सीपीयू ने एड्रेस मांगा, तो सीपीयू ने एड्रेस क्या मांगा 00000। तो अब एड्रेस डिवाइड हुआ, तो वो एड्रेस कैसे डिवाइड होता है, इंडेक्स और टैग में। तो इंडेक्स में भी क्या आएगा 000 आएगा और टैग में भी 00 आएगा, समझ गए। तो सीपीयू सबसे पहले इंडेक्स को देखेगा। तो इंडेक्स क्या है 000, मतलब सीपीयू जो है सीधा कैश की लाइन इसमें मतलब 00 में आएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, सीपीयू पहले टैग नहीं देखता, पहले इंडेक्स से लाइन चूज करता है। अब क्या हुआ, उसने ये लाइन मिल गई उसको, अब वो टैग देखेगा। तो टैग क्या है मेरा 00। अब सीपीयू के एड्रेस का टैग, सीपीयू ने जो तुम्हें एड्रेस भेजा था वो भी क्या था 00 था, उस एड्रेस का टैग भी। तो अब कंपेयर हुआ कि ये 00 भी मैच हो रहा है और मेरे सीपीयू ने जो टैग दिया था 00 वो भी मैच हो रहा है। तो मतलब कि कैश हिट हो गया। तो अब वो इस सीधे डेटा ले लेगा और डेटा मिल गया। अब आपको रैम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब सीपीयू ने एड्रेस भेजा 02000। अब एड्रेस डिवाइड हुआ, कैसे एड्रेस डिवाइड होता है, पहले टैग में होता है। तो 02 टैग में आ गया और इंडेक्स क्या आया 000। नोटिस करो इंडेक्स अभी भी क्या है 00, तो वो यहीं जाएगा। फिर उसने देखा कि टैग क्या है, तो टैग तो वहां पे 00 है और सीपीयू ने 02 बोला था। तो अब कंपेयर हुआ, तो 00 तो 02 के इक्वल नहीं होगा, तो मतलब कैश मिस हो गया। अब क्या होगा, अब सीपीयू जो है मेन मेमोरी में जाएगा और वहां पे जो एड्रेस होगा 0200 वहां का डेटा ले लेगा। ये क्या डेटा है 5670। तो ये जो डेटा है ये सीपीयू ले लेता है। तो कैश हिट होता है तो वो यहीं पे मिल जाएगा। अगर कैश मिस होता है तो वो फिर मेमोरी में जाके ले लेता है। समझ में आ गया। अब फिर क्या होगा, डेटा ले लेता है वो, यहाँ से उसने डेटा ले लिया 5670। अब ना कैश अपडेट होगी। तो पहले कैश ये थी तो उसकी जगह क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ इंडेक्स भी सॉरी, तो कैश क्या होगी अब 000 इंडेक्स एड्रेस रहेगा और जहां पे 02 टैग रहेगा और डेटा क्या होगा 5670 इधर आ जाएगा। मतलब ये पूरी जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो अब अगर सीपीयू फिर से 0200 मांगेगा तो टैग मैच हो जाएगा और कैश हिट मिल जाएगा। मतलब अगर कैश मिस भी होता है तो वापस से वो रिप्लेस होता है और बाद में फिर अगर चाहिए होता है तो कैश हिट हो जाता है। तो तुम सोचोगे कि 0000 और 0200 दोनों लाइन जो है 00 में ही क्यों गए, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में हर मेन मेमोरी ब्लॉक की एक फिक्स्ड कैश लाइन होती है। तो इसीलिए मतलब अगर 000 होगा तो भी वो लाइन 00 में ही इंडेक्स एड्रेस आएगा, 02000 होगा तो भी वो लाइन 000 में आएगा और 04000 होगा तो भी वो लाइन 000 में ही आएगा।
तो ये जो तीनों है एक ही कैश लाइन यूज करते हैं, इसीलिए जब 0200 आता है तो 0000 को हटा देते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को कॉन्फ्लिक्ट मिस कहते हैं। तो इतनी ही थ्योरी अपने को इसमें पूरी लिख कर आनी है, और ये मैंने ऐसे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उनके, ये तो लिख लो, वर्किंग की प्रॉपर थ्योरी भी लिख दी, ठीक है, ये हो गया, इसका भी ले लो। चलो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपन देखते हैं अब। तो देखो भाई, सिंपल डिजाइन है, डायरेक्ट मैपिंग की बहुत सिंपल डिजाइन होती है, क्योंकि इसमें मेन ब्लॉक्स जो होते हैं सबको फिक्स्ड ब्लॉक्स रहते हैं, तो किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है, इसलिए सिंपल डिजाइन होती है। इजी टू इम्प्लीमेंट है, फास्ट एक्सेस है, और हार्डवेयर कॉस्ट भी कम होता है इससे, क्योंकि एसोसिएटिव मैपिंग में सीपीयू को हर कैश लाइन चेक करनी पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट मैपिंग में आपको एक ही लाइन चेक करनी होती है, तो उससे क्या होगा, कम हार्डवेयर लगेगा, फास्ट कैश एक्सेस और यूजर्स ऑर्डिनरी रैम। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, फिक्स्ड कैश लोकेशन है। आप प्रॉब्लम देखो कि सपोज एक कैश की लाइन 00 है ना, 000 खाली है, और एड्रेस क्या है 00000। तो अब ये होगा कि लाइन 000 अपना वो हो जाएगा, टैग 00 होगा, और डेटा उसमें फॉर एग्जाम्पल 1 to 00। तो आप सीपीयू क्या करेगा, 0 to 00 पे जाएगा, उसका इंडेक्स भी सेम है, इसका इंडेक्स भी सेम है, तो दोनों का इंडेक्स सेम है, तो वो क्या करेगा, पुराना वाला हटा देगा और नया वाला जो मेरे को चाहिए था वो लगा देगा। तो ये डायरेक्ट मैपिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है। दो ब्लॉक्स का इंडेक्स सेम है तो दोनों एक ही लाइन चाहते हो, लेकिन लाइन एक ही है, दोनों को एक लाइन चाहिए पर लाइन तो एक ही है, तो इसीलिए एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं, तो इसी को कॉन्फ्लिक्ट मिस बोलते हैं। लो हिट रेशियो, सब क्योंकि बार बार 000 सेम रहेगा, तो उससे क्या होगा, हर बार रिप्लेसमेंट होगी, तो कैश मिस भी होगा और हिट भी बहुत कम होंगे। हर नया ब्लॉक पुराने ब्लॉक को हटा देता है, तो इसीलिए इसमें रिप्लेसमेंट भी बार बार करनी पड़ेगी। अगर प्रोग्राम बार बार सेम इंडेक्स वाले एड्रेसेस यूज करेगा तो सीपीयू हर बार रैम में जाएगा, जिससे कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, और इस एसोसिएटिव के कंपैरिजन में ये लेस फ्लेक्सिबल होता है। तो देखो, आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट एक दो बार और कर लेना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा अगर तुम थोड़ा पेशेंस के साथ इसको समझोगे। अब सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या आती है। डायरेक्ट मैपिंग में प्रॉब्लम ये थी कि सेम इंडेक्स वाले दो ब्लॉक्स एक साथ कैश में नहीं रह सकते थे, तो दोनों का अगर इंडेक्स सेम है तो क्या होगा कि अगर 0 to 00 आया तो फिर अगर उसमें ऑलरेडी जो 0000 है वो डिलीट हो जाएगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिस उसमें हो रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया, सेट एसोसिएटिव मैपिंग बनाई गई। सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या है, is a cache mapping technique that combines the features of direct mapping and associative mapping. In this technique, the cache is divided into sets and each main memory block is mapped to one particular set, but it can be stored in any location within that set. तो set associative mapping में क्या होता है कि जो कैश मेमोरी है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। मतलब अगर कैश में 8 लाइन्स है, लाइन 0 से लेके लाइन 7 तक, तो अब इन्हें ग्रुप्स बना दिए कि लाइन 0 और लाइन 1 साथ में है और उनके ग्रुप को अपन सेट 0 बोलेंगे, लाइन 2 और लाइन 3 का जो ग्रुप है उसे सेट 1 बोलेंगे, और लाइन 4 और लाइन 5 का सेट 2 बोलेंगे, और लाइन 6 और लाइन 7 को अपन सेट 3 बोलेंगे। तो ये ग्रुप ही सेट कहलाता है। अब हर मेन मेमोरी ब्लॉक का एक फिक्स्ड सेट होता है, मतलब ब्लॉक ए का सेट 0, ब्लॉक बी का सेट 1, ऐसे अपने को फिक्स्ड बता दिए कि ब्लॉक ए वाले को यही सेट मिलेगा, फिक्स है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लॉक ए का अगर सेट 0 है तो सेट 0 में 2 लाइन्स होंगी। अब अगर ब्लॉक ए है तो लाइन 0 भी स्टोर हो सकता है या लाइन 1 भी उसमें स्टोर हो सकती है। तो यही सेट एसोसिएटिव मैपिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि जो डायरेक्ट मैपिंग होगी ना उसमें सेट 0 में सिर्फ एक ही लाइन होगी, मतलब
एक जगह एक ही लाइन, बट सेट एसोसिएटिव में क्या होगा, सेट 0 है उसमें लाइन 0 प्लस लाइन 1 का ग्रुप को ही सेट बोलेंगे। तो जगह 2 है तो सीपीयू किसी भी लाइन में डेटा रख सकता है। अब इसका डायग्राम समझना, इसमें इंडेक्स देखो, इंडेक्स क्या है 000, ये सेट नंबर है, मतलब सीपीयू को सेट 00 में जाना है, तो ये लाइन नंबर नहीं है, ठीक है, ये सेट नंबर है। तो सेट के अंदर कितनी लाइंस होंगी, 2 लाइन आएंगी। तो डायग्राम में एक ही इंडेक्स के सामने 2 टैग है, देखो 2 टैग हैं और 2 डेटा हैं, समझ में आ गया। तो सेट 00 के अंदर 2 कैश लाइंस होती हैं, इसीलिए इससे 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं। अगर ऐसा है 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग लिखो तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग ही है। तो फिर क्या होगा, अब जैसे सीपीयू को डेटा चाहिए तो सीपीयू एड्रेस देता है कि सीपीयू ने एड्रेस मांगा है 01000, तो 000 इंडेक्स पे जाएंगे अपन। अब वहां पे अपन ने देखा एड्रेस डिवाइड हो गया, फिर 01 अपना टैग हुआ और 00 इंडेक्स हुआ। तो सीपीयू सबसे पहले इस इंडेक्स पे जाएगा, तो वो सेट 00 में गया। अब उसने टैग कंपेयर करा तो उस 00 पे 2 टैग थे, 01 और 02। तो सीपीयू का टैग भी उसने कंपेयर करा तो उससे 01 मिल गया, सीपीयू का भी 01 था और इसमें भी 01 है, तो टैग मैच हो गया, तो कैश हिट हो गया। अब उसको 3450 जो डेटा था वो मिल गया। एक और एग्जांपल से अपन करते हैं, सीपीयू ने एड्रेस 02000 मांगा है, तो 000 मेरा इंडेक्स होगा और टैग क्या होगा, फिर मेरा 02 होगा। तो सीपीयू फिर से सेट 000 में जाएगा, वहां पे कंपेयर करेगा, तो ये तो मैच नहीं होगा पर ये मैच हो जाएगा। तो अब क्या होगा, सेकेंड टैग मैच हो गया, एड्रेस उसने ले लिया 5670, तो ये भी कैश हिट हो गया, समझ गए। तो अब एक और तीसरा ब्लॉक अगर अपन देखें कि मान लो एक और एड्रेस आया जिसका इंडेक्स ये है और सेट पहले इसमें गए अपन और ये दोनों टैग है अपने स्टोर्ड है, अब जगह नहीं है, ठीक है। तो सीपीयू एलआरयू या एलएफ जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज करेगा और किसी भी ब्लॉक को रिप्लेस कर देगा, तो वो ठीक है, वो सब ये वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दो, तीसरे ब्लॉक वाला। इतना समझ में आया कि इसमें हुआ क्या, इंडेक्स यही बताता है कि कौन सा सेट सिलेक्ट हुआ है, और ये जो और हर सेट में 2 कैश लाइंस होती हैं। अगर सेट फुल है तो आप रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज करोगे और वो अपन देखेंगे बाद में। तो ये इसकी डायग्राम वगैरह की भी थ्योरी है, मतलब स्टेप्स ही अपने, तो एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो ये सब भी और ये भी, ठीक है, ये भी ले लो, ये इसके प्रॉपर कैश हिट कैश मिस ये सब भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपन इसके देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मिस इसमें कम होता है क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में सेम इंडेक्स वाले ब्लॉक्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देते थे, पर सेट एसोसिएटिव में एक सेट में 2 या उससे ज्यादा लाइंस होती हैं, इसीलिए सेम इंडेक्स वाले ब्लॉक्स एक साथ ही स्टोर हो सकते हैं, तो हिट रेशियोस में बढ़ जाता है। जब कैश में ज्यादा ब्लॉक्स स्टोर होंगे तो सीपीयू को रिक्वायर्ड डेटा कैश में मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बेटर परफॉर्मेंस होगा और ये कम एक्सपेंसिव है एसोसिएटिव मैपिंग से। अब अपन देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सीपीयू को एक नहीं सेट के अंदर मल्टीपल टैग्स कंपेयर करने पड़ते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अपना सर्किट डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी इसकी क्योंकि एक्स्ट्रा कंपैरेटर्स और कंट्रोल लॉजिक लगते हैं, तो डायरेक्ट मैपिंग के कंपैरिजन भी थोड़ा महंगा होता है और पावर कंजप्शन भी इसमें बहुत ज्यादा लगता है। यही सब इसमें लिखना था और यही अपनी कैश मैपिंग टेक्निक्स है। एक समरी ले लो, देखो एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, पूरी एसोसिएटिव होती है, मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश के किसी भी ब्लॉक में स्टोर हो सकता है। एसोसिएटिव मैपिंग को फुली एसोसिएटिव भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को, इसमें कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है, सीपीयू का टैग जो है कैश के सभी टैग से कंपेयर होता है, अगर मिल जाता है तो कैश हिट, नहीं हुआ तो कैश मिस।
अगर कैश फुल हो जाए तो आपको रिप्लेसमेंट यूज करना पड़ता है। इसका हिट रेशियो बहुत ज्यादा होता है, कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। बट डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है, इसमें ज्यादा कंपैरिजंस लगते हैं तो पावर भी ज्यादा लगती है। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, हर मेन मेमोरी ब्लॉक की सिर्फ एक फिक्स्ड कैश लाइन होती है, ठीक है। तो सीपीयू एड्रेस में क्या आता है, टैग प्लस इंडेक्स ऐसे डिवाइड होता है, और इंडेक्स कैश लाइन सिलेक्ट करता है और टैग वेरीफाई करता है कि ब्लॉक सही है या नहीं है। अगर दोनों टैग, सीपीयू का टैग और इसका जो टैग है वो मिल जाए कैश का, तो कैश हिट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कैश मिस हो जाएगा। और न्यू ब्लॉक पुराने ब्लॉक को रिप्लेस भी कर देता है अगर दोनों का इंडेक्स सेम हुआ और टैग सेम नहीं हुआ तो। एडवांटेज क्या होगा, डिजाइन सिंपल है, एक्सेस फास्ट है, लो कॉस्ट है, इजी इम्प्लीमेंटेशन है, लो पावर है। और डिसएडवांटेज क्या होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट मिस हो सकता है। अगर इंडेक्स सेम है और टैग अलग अलग है तो कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, हिट रेशियो कम हो जाएगा, इससे रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा और परफॉर्मेंस भी घट जाएगी। अब सेट एसोसिएटिव मैपिंग को टू वे एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं। कैश को सेट्स में डिवाइड करा जाता है और हर मेन मेमोरी ब्लॉक की एक फिक्स्ड सेट होती है, लेकिन उस सेट के अंदर किसी भी लाइन में स्टोर हो जाता है। और सेट के अंदर क्या होता है, दो लाइंस होती है। तो सीपीयू एड्रेस कैसे होगा, इसमें भी टैग प्लस इंडेक्स होगा। इंडेक्स से आप क्या करते हो, सेट सिलेक्ट होता है और सीपीयू सेट के अंदर फिर सभी टैग्स को कंपेयर करता है। अगर सेम हो गया तो हिट, नहीं हुआ तो मिस। अगर सेट फुल है तो रिप्लेसमेंट यूज होता है। जिसका एडवांटेज क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट मिस कम होता है, हिट रेशियो ज्यादा होता है, बेटर परफॉर्मेंस। बट वही कि कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है, कॉस्ट ज्यादा है, स्लो है और इसमें ज्यादा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगेगा। तो अब ये समझ में आ गया होगा ये सब क्या होता है। तो आई होप अब कैश मैपिंग क्लियर हो गई होगी, नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देख लेना। मेंट एल्गोरिदम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन ने पहले कैश के टाइप्स, कैश क्या होता है, उसकी मैपिंग टेक्निक्स देख ली थी। अब अपन ये टॉपिक देखेंगे तो कैश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सब इम्पोर्टेंट है और उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है? A cache replacement algorithm is a method used to select a cache block for replacement when the cache memory is full and a new data block must be loaded from the main memory. तो जब कैश मेमोरी फुल हो जाए और नया डेटा स्टोर करना हो तो पुराने डेटा में से कौन सा ब्लॉक हटाया जाए, इस रूल का ये जो रूल है इसका डिसीजन कौन लेता है, वही अपना कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता है। तो मान लो कि कैश मेमोरी में 3 ब्लॉक्स आ सकते हैं और अभी कैश में फॉर एग्जांपल ABC 3 ब्लॉक है, उसमें डेटा भी रखा हुआ है। अब अपने को नया ब्लॉक D चाहिए, बट ABC 3 ही है और डेटा प्रॉपर रखा हुआ है और कैश मेरा फुल हो गया। तो सवाल ये आएगा कि A, B या C में से कौन सा किसको हटाना है मुझे। तो ये जो डिसीजन है ये हमेशा कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लेता है। तो कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है, एक टेक्निक है जो डिसाइड करती है कि कैश मेमोरी फुल होने पर कौन सा पुराना कैश ब्लॉक है उसको रिप्लेस किया जाएगा ताकि नया डेटा स्टोर किया जा सके। तो सबसे पहले तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड साइज। कैश बहुत छोटी होती है, अगर 3 ब्लॉक्स है तो इतने ही ब्लॉक्स में डेटा स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू डेटा मस्ट बी स्टोर्ड एफिशिएंटली। सीपीयू को हमेशा नया डेटा चाहिए, अगर कैश फुल हो तो पुराना डेटा हटाकर नया डेटा रखना पड़ेगा। तो ये काम जो है एफिशिएंटली होना चाहिए। टू इम्प्रूव कैश हिट रेशियो, एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में सीपीयू को डेटा कैश में ही मिल जाए, तो इससे कैश हिट बढ़ जाए अपना। टू रिड्यूस कैश मिस रेशियो, तो सीपीयू को रैम में कम जाना पड़े, कैश मिस जो है वो कम हो। टू इंक्रीज सीपीयू परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस टाइम, रैम स्लो होती है, कैश फास्ट होती है, तो अगर सही रिप्लेसमेंट होगा तो सीपीयू को रैम में कम जाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, सीपीयू की परफॉर्मेंस ही इम्प्रूव होगी।
अब क्या टाइप्स होते हैं अपने कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के, ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LFU लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, रैंडम रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग फीफो देखते हैं। फीफो पता ही है हमें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। In this algorithm, the cache block that was loaded first is replaced first, regardless of how recently or how frequently it has been accessed. FIFO का सिंपल रूल है, जो ब्लॉक सबसे पहले कैश में आया था वही सबसे पहले बाहर जाएगा, चाहे उसका यूज अभी अभी हुआ हो या बहुत बार हुआ हो। ठीक है, बहुत बार हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, जो पहले आया था वो पहले चला जाएगा। अब जैसे अगर कैश में कैश जो है मेरा 3 साइज का है, तो हमें पता है कि जो ए ब्लॉक है ये सबसे पुराना ब्लॉक है, मतलब ए सबसे पहले आया था। अब हमें न्यू ब्लॉक लाना है डी, तो जो पुराना वाला था वो देखेंगे। और हमने एक और चीज देखी थी कि हमारा जो कैश है वो पूरा फुल है, 3 ब्लॉक का ही है वो, तो हमें डी लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज करेंगे और फीफो यूज करेंगे। फीफो में क्या होगा, ए ओल्डेस्ट था तो ए को हटा देंगे, फिर डी आ जाएगा। तो फीफो में यही होता है कि जो पहले आया था उसको हटा देंगे, नया आ जाएगा। समझ गए? तो अब इसका स्टेप बाय स्टेप भी अगर अपन देखें तो क्या होगा, चेक वेदर द रिक्वेस्टेड ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द कैशे। सबसे पहले देखो कि डेटा कैश में है या नहीं। अगर मिल गया तो कैश हिट हो जाएगा, मतलब सीपीयू को डेटा डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो कैश मिस हो जाएगा, रैम में अपने को जाना पड़ेगा। इफ द कैश हैज एम्प्टी ब्लॉक, इंसर्ट द न्यू ब्लॉक। अगर कैश में जगह खाली है तो नया ब्लॉक डायरेक्टली इंसर्ट कर दो, मतलब ए बी और एक और जगह खाली तो डायरेक्ट डी को इंसर्ट कर दो। बट अगर कैश फुल है तो आप क्या करोगे, ए बी सी पूरा फुल है तो सबसे पुराना वाला ब्लॉक हटाओ। ए पुराना था तो उसको हटा दिया, उसकी जगह हमने डी रख दिया। तो इस तरह से ही फीफो वर्क करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि ये बहुत सिंपल होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होगा फिर इसका, सिर्फ अराइवल ऑर्डर ही देखता है ये, फ्रीक्वेंटली यूज ब्लॉक भी रिमूव हो सकता है इसकी वजह से। तो इससे ना अपना जो हिट रेशियो है वो भी कम हो सकता है। अब आता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। बहुत इजी था यार, कुछ इतना टफ है नहीं इसमें, बट स्कोरिंग भी है, अच्छी बात है कि मोस्ट रिसेंटली जो है बी यूज हुआ है और सबसे कम जो है ए यूज हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कौन सबसे कम यूज हुआ है, तो इसने बता दिया कि ए हुआ है, अलग ही दिख रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब ए की जगह डी आ जाएगा। बस इस तरह से इसमें रिप्लेस होता है। लीस्ट रिसेंटली यूज, LRU is a cache replacement algorithm in which cache block that has not been accessed, used or for the longest period of time is replaced when the cache becomes full. तो LRU क्या बोलता है, जो ब्लॉक सबसे ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं हुआ है आप उसको रिप्लेस कर दो। मतलब सबके रूल्स अलग अलग है, फीफो का अलग है, LRU का अलग है, LFU का अलग है। तो लीस्ट रिसेंटली नाम से समझ में आ रहा है, वो यही बोल रहा है कि जो यूज़ नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से आप उसको हटा दो। फीफो में क्या होता था, जो पहले आया था उसे हटाते थे। इसमें आप क्या करोगे, जो सबसे ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं हुआ है उसको हम हटा देंगे। तो अगर कैश फुल हो गई है, अब हम देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक जो है सबसे पुराना नहीं है। ये देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं हुआ है, उसको अपन रिप्लेस करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, ये सब बना के आना है। तो क्या होगा कि अगर कैश में ABC है और रिसेंट यूजेज इस तरह से ACB, मतलब हमें समझ में आ गया है ये बात। अब क्या स्टेप्स, इसमें भी ऐसे स्टेप्स लिख देना कि CPU को डेटा चाहिए तो वो कैश में सर्च करेगा, मिल गया तो कैश हिट हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर क्या होता है, कैश मिस हो जाता है, फिर वो मेमोरी में देखता है। अगर कैश खाली है तो आप डायरेक्ट डेटा इंसर्ट कर दो। अगर नहीं है खाली तो आप क्या करोगे, LRU ब्लॉक आइडेंटिफाई करोगे, मतलब जो सबसे कम यूज हुआ है उस ब्लॉक को देखोगे और उसको
नए वाले ब्लॉक से रिप्लेस कर दोगे, तो इसमें आप यूजेज ऑर्डर अपडेट करते हो। तो इसके एडवांटेज क्या होगा कि फीफो से बेटर होगा, कैश हिट रेशियो इससे इम्प्रूव होता है। बट डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसका रीसेंट यूजेज जो है वो आपको ट्रैक करना पड़ता है, हार्डवेयर फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बस इतना ही अपना ही होता है, इजी था। अब अपन लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड देखते हैं। बहुत इसमें क्या होता है, अगर LRU और LFU में डिफरेंस समझो तो LRU क्या देखता है कि लास्ट कब यूज हुआ, और LFU में क्या होता है कि ये जो ब्लॉक है ये कितनी बार यूज हुआ है। हर ब्लॉक का एक काउंटर होगा इसमें, जब भी ब्लॉक यूज होता है तो काउंटर +1 हो जाता है, तो सबसे कम काउंटर वाला ही आपको रिप्लेस कर देते हैं वो। जैसे अगर LFU का ये है, इसमें हमने देखा A का काउंटर 10 है, मतलब A को 10 बार एक्सेस करा है, B का क्या है 7 है, C का देखा 2 है। दैट मीन्स कि ये जो है ये कम यूज हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, C को न्यू वाले ब्लॉक जो अगर मुझे E स्टोर करना है तो इससे रिप्लेस कर देंगे। तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड भी, इसकी भी वर्किंग कैसे लिखोगे कि CPU रिक्वेस्ट करेगा, इधर फ्रीक्वेंटली यूज लिखना, रिसेंटली नहीं। हाँ, तो CPU रिक्वेस्ट करेगा, फिर कैश सर्च करता है, फिर अगर कैश मिल जाता है तो यहाँ पे काउंटर +1 हो जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंटेड बाय 1। अगर नहीं मिलता है तो मिस। अगर कैश फुल हुआ तो आप क्या करोगे, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज चेक करोगे, जिसका एक्सेस काउंटर सबसे कम होगा उसको रिप्लेस कर दोगे, लोएस्ट काउंटर वाला ब्लॉक रिप्लेस हो जाएगा। अब ये जो है फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कैश में रहता है इसमें, अच्छा है ये तो। और डिसएडवांटेज क्या होगा इसका कि काउंटर मेंटेन करना पड़ता है, तो वापस हार्डवेयर जो है कॉस्टली हो जाता है। अब आता है रैंडम रिप्लेसमेंट। तो रैंडम रिप्लेसमेंट इज द सिंपलेस्ट कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम in which any block is selected randomly for replacement when the cache becomes full। ये सबसे इजी है, मजे, आपको जो मन चाहे वो ब्लॉक हटा दो। इस एल्गोरिदम को ना फीफो की टेंशन है, ना LRU की टेंशन है, ना LFU की टेंशन है। ये क्या करता है, कंप्यूटर जो है रेंडमली किसी भी ब्लॉक को हटा देता है। मतलब ABC अगर ब्लॉक है और मेरे को E स्टोर करना है तो वो मन से किसी को भी हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल उसका मन हुआ तो D को हटा दिया, इस तरह से काम होता है। तो कोई रूल नहीं होता है इसमें। इसका भी स्टेप्स क्या होता है, CPU डेटा मांगता है, फिर सर्च करता है कैश में, मिल जाता है तो कैश हिट, नहीं मिला तो कैश मिस। अगर फ्री स्पेस है हमारे पास तो हम डेटा स्टोर कर देते हैं, अगर फुल है तो किसी भी ब्लॉक को चूज करो, उसको रिमूव कर दो, नया ब्लॉक स्टोर कर दो। सबसे सिंपल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं चाहिए। बट फिर दिक्कत क्या आई, यही कि कभी यूजफुल ब्लॉक भी डिलीट हो सकता है, तो इसमें जो परफॉर्मेंस है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। अब यही सब अपने रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स थे। ये रैंडम वाले का है कि अपना कैश ब्लॉक ये है और मेरे को इंसर्ट E करना है तो मैं रैंडमली किसी को भी हटा दूंगी। अब पूरे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि ये एल्गोरिदम्स कहाँ पे यूज होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, डेटाबेस, वर्चुअल मेमोरी, प्रॉक्सी सर्वर्स, एम्बेडेड सिस्टम, मोबाइल डिवाइसेस, इन सब में यूज होते हैं। ये लिखकर आ जाना। तो फीफो क्या होता है, जो सबसे पहला है उसे हटाएंगे। LRU क्या करता है, जो सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ उसे हटाते हैं। और LFU क्या करता है, काउंटर चेक करता है, जिसका सबसे कम बार यूज किया गया उसको हटा देते हैं। और रैंडम क्या होता है, किसी भी ब्लॉक को रैंडमली हटा देते हैं। तो यही सब हमारे कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। तो अब आता है कैश का सबसे लास्ट टॉपिक। हमने मैपिंग देख ली, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसका टाइप्स देख लिए, और हमने रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि हम हमारे कैश की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करें, यानी कि कैश हिट रेशियो कैसे बढ़ाएं, कैश मिस रेशियो को कैसे कम करें, CPU को डेटा जल्दी और कैसे मिले, क्या करें हम लोग। तो यही अपने को बताना है। तो कैश परफॉर्मेंस के कुछ इम्प्रूव करने के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है यूज ऑफ एफिशिएंट रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स।
जब कैश फुल हो जाती है और नया डेटा आता है तो किसी भी पुराने ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ता है। अगर हम LRU जैसा स्मार्ट एल्गोरिदम यूज करें तो वही ब्लॉक रिमूव होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ है। तो इससे यूजफुल जो डेटा है कैश में बना रहता है, कैश मिस कम होता है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स पता चल गए अपने को अपने क्या थे। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग cache size. A larger cache can store more data blocks, reducing capacity. However, cost and power uses also increases. अगर कैश छोटी होगी तो जल्दी फुल हो जाएगी, अगर कैश को अपन बड़ी कर दे तो ज़्यादा डेटा स्टोर होगा, तो CPU को फिर रैम में कम जाना पड़ेगा और फिर कैश हिट भी अपना बढ़ जाएगा। बट इसकी दिक्कत क्या है कि कॉस्ट बढ़ जाती है और जो पावर कंजप्शन है वो भी बढ़ जाता है। अब इम्प्रूविंग एसोसिएटिविटी, यूजिंग सेट एसोसिएटिव और फुली एसोसिएटिव कैशेस रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट मिसेस। तो डायरेक्ट मैपिंग में एक ब्लॉक की फिक्स्ड जगह होती है, जो डायरेक्ट मैपिंग होता है उसमें एक ब्लॉक की फिक्स्ड जगह होती है, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट मिस ज़्यादा होते हैं। बट एसोसिएटिव या सेट एसोसिएटिव या जो फुली एसोसिएटिव मैपिंग होती है उसमें एक ब्लॉक को स्टोर करने के लिए मल्टीपल लोकेशंस मिलती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं और कैश हिट रेशियो भी इम्प्रूव होता है। यूजिंग मल्टी लेवल कैशेस L1, L2, L3, CPU के पास सिर्फ एक कैश नहीं होती है, वो 3 लेवल्स में होती है। देखा था L1 कैश बहुत फास्ट होती है, L2 मीडियम होती है और L3 लार्जेस्ट और स्लोएस्ट होती है। फिर रैम आता है अपना, तो CPU पहले L1 चेक करता है, नहीं मिला तो L2, फिर भी नहीं मिला तो L3, उसके बाद फिर वो रैम में जाता है। तो रैम में फिर कम जाना पड़ेगा अगर हम मल्टी लेवल कैशेस यूज करेंगे, तो उससे भी अपनी हीट रेट जो है इम्प्रूव होगी। प्री फैचिंग टेक्निक्स, predicting future memory accesses and loading them into caches before needed can reduce miss rates. कंप्यूटर पहले ही गैस करता है कि CPU को अगला डेटा क्या चाहिए। जैसे अगर एरे है तो CPU को अभी फॉर एग्जांपल CPU अभी 10 रीड कर रहा है, कंप्यूटर पहले ही अगर 10, 20, 30, 40, 50 की एरे है और CPU अभी 10 रीड कर रहा है, तो कंप्यूटर जो है वो पहले ही 20 और 30 को कैश में लोड कर लेता है। जब CPU उन्हें मांगेगा वो पहले से ही कैश में होंगे, जिससे क्या होगा, कैश मिस जो है कम हो जाएगा। राइट पॉलिसीज ऑप्टिमाइजेशन, यूज ऑफ राइट बैक इंस्टेड ऑफ राइट थ्रू पॉलिसी रिड्यूसेस मेमोरी। जब CPU डेटा अपडेट करता है तो क्या होगा, राइट थ्रू क्या होता है, डेटा जो है कैश और रैम दोनों में तुरंत अपडेट होता है, तो ये सेफ होगा, लेकिन ये स्लो होता है। और राइट बैक क्या होता है, पहले सिर्फ कैश अपडेट होती है, रैम फिर बाद में अपडेट होती है, जिससे मेमोरी ट्रैफिक कम होता है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तो राइट थ्रू मतलब कि डेटा जो है कैश और रैम दोनों में तुरंत अपडेट होता है, और राइट बैक क्या होता है, पहले सिर्फ कैश अपडेट होती है। और यही अपना कैश परफॉर्मेंस की इम्प्रूव करने के स्टेप्स थे, ये अपने को लिख कर आना है। बढ़िया, बस इतना ही था इसमें कैश में। आई होप क्लियर हो गया होगा।